साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास। यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे कितनी भी गहराई से आपसे प्रश्न पूछा जाए आप बड़ी आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम जून में है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि सारी की सारी प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए, क्योंकि तैयारी तो आपकी हो चुकी है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें एग्जाम के एक महीना पहले फिर से आपको नई लगने लगेंगी। तो अगर आप पढ़ाई में आपका मन नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाते ही चलने हैं। और वो काम हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना, 1 से 10 तक नंबर डालने हैं, और जैसे ही हम आपसे प्रश्न पूछे आपको अपना आंसर टिक कर लेना है। उसके बाद में जो सही आंसर है, अगर आपका आंसर सही होता है तो उसको 1 नंबर दीजिए, गलत होता है तो वहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद में ऐसा करके आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं, और जो नई चीज़ें आपको मिलती चल रही हैं उसको उसी प्रश्न के आगे आपको एक एरो बना करके लिखते चलना है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा पशु इनमें से जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाथी। चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि शेर के जो हैं अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। बाकी इन सभी तीनों जो पशु हैं इनके अवशेष आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, तो आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की संबंध में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है कि घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए या फिर नहीं हुए हैं। लेकिन जो नवीन उत्खनन हुआ, जब नया नया उत्खनन हुआ अभी कुछ दिनों पहले, तब उसमें बताया गया था कि जी हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के भी अवशेष देखने को मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पर भी खुदाई हुई है कहीं पर भी शेर के अवशेष देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो आपका शेर सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए आपके एमपी के इतिहास से ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? जो अभी यहाँ पर तेवर ग्राम कहा जाता है उसको पुराने समय में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है त्रिपुरी, ऑप्शन बी है त्रिवेणी, ऑप्शन सी है त्रिशला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है त्रयंबकेश्वर। चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, चलिए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि त्रिपुरी के नाम से प्रसिद्ध था तेवर ग्राम। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, क्यों यह प्रसिद्ध था, और उस जानकारी को आपको एरो करके इसी प्रश्न के आगे लिख लेना है। तो देखिए, तो जबलपुर नगर से 7 मील की दूरी पर स्थित तेवर ग्राम जबलपुर में त्रिपुरी नगर के नाम से विख्यात था। ठीक है, तो पहले इसे क्या कहते थे? त्रिपुरी नगर कहते थे। अब देखिए त्रिपुरी प्रसिद्ध क्यों था, तो कलचुरी एवं चेदी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखिए कलचुरी एवं चेदी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए त्रिपुरी सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है, तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जिसमें जीत गए थे, फिर वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं। पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया हमारी तरफ से खड़े हैं, आप ये मानिए कि महात्मा गांधी खड़े हैं, फिर भी पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। तो इन सब चीज़ों के लिए त्रिपुरी स्पेशली फेमस है, जबलपुर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो कौन इनमें से एशिया का ज्योतिपुंज है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गौतम बुद्ध। तो किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, और जो पुस्तक का नाम आ रहा है उसके लेखक जो है उसको आपको इसी प्रश्न के आगे टिक मार्क करके लिख लेना है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है। तो अब आपको क्या करना है, इसी प्रश्न के सामने एरो बनाइए, लिखिए लेखक का नाम अर्नोल्ड, और कौन सी पुस्तक लिखी है? लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? तो मतलब महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर इन्होंने यह किताब लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या क्या बताया, तो इसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन तथा उपदेशों का काव्य वर्णन किया, यानी कविताओं के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है टोडरमल ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और किस वजह से ये फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, बर्नी ने बताया कि बर्नी के कथनानुसार खजाने में कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। किस लिए चलाया था? तो खजाने में कमी आ गई थी और अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो इसने एक कृषि विभाग दीवाने कोही को भी स्थापना की थी। तो आपको यहाँ पर टिक मार करके लिख लेना, दीवाने कोही सामने मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए भी यह फेमस है। ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था। एक यहाँ पर कहावत भी बन गई है, क्यों मतलब दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली कर रहे हो। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कौन लेकर के गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी लेकर के गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको नंबर यहाँ पर कमेंट करने हैं कि कितने नंबर आपके आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, इंद्रगढ़ पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मंदसौर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है विदिशा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धार। तो कहाँ पर स्थित है इंद्रगढ़ पुरातत्व स्थल और क्यों फेमस है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ए यानी कि इंद्रगढ़ पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में स्थित है। देखिए, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित इंद्रगढ़ पुरा स्थल एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या है? एक शिलालेख प्राप्त हुआ, इस वजह से ये फेमस है, जिसके अनुसार राष्ट्रकूट राजा नत्रप के शासन में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना ये फैक्ट कि यहाँ से जो शिलालेख मिला है मंदसौर से, मंदसौर के इंद्रगढ़ से जो शिलालेख मिला है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रकूट राजा नत्रप ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। एमपी की हिस्ट्री तो बहुत ही खतरनाक आती है। ठीक है, बोधन बउआ के बारे में एक बार पूछ लिया था, लोग कंफ्यूज हो गए, ये बोधन बउआ क्या है भाई। ठीक है, लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, मगर क्वेश्चन ही नहीं मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है एमपीपीएससी के जो हिस्ट्री वाले प्रश्न होते हैं, स्पेशली एमपी के हिस्ट्री के, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुगल काल में किस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी और वह कहाँ पर स्थित था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगल काल का ये कठिन से कठिन प्रश्न कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा मदरसा था जो न्यायशास्त्र की पढ़ाई में प्रतिष्ठित था। ठीक है, मतलब उस समय का एक तरह से कह सकते हैं न्यायशास्त्र का आईआईटी था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए है लखनऊ में स्थित था, ऑप्शन बी है दिल्ली में स्थित था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सियालकोट में स्थित था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद में स्थित था। तो कहाँ पर स्थित था यह मदरसा? आइए आंसर की बात करते हैं। चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। सही आंसर ए यानी कि लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में यह मदरसा स्थित था। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि क्या नाम था और कौन इसके निर्माता थे। देखिए, तो मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस यानी परंपराओं और तफसीर यानी टीकाओं पर, और लखनऊ के फिरंगी महल में न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। ये दोनों शब्द जो है इनको आप टिक मार करके लिख लेंगे कि हदीस का अर्थ होता है परंपरा और तफसीर का अर्थ होता है टीका। ठीक है, तो टीकाओं पर लखनऊ के फिरंगी महल में न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। कहाँ पर? तो लखनऊ के फिरंगी महल में। ठीक है, यहाँ पर ये मदरसा स्थित था। अब देखिए, न्यायशास्त्र के अध्ययन बल दिया जाता। धार्मिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ को आलिम कहा जाता था, जो मतलब धर्म और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हुआ करते थे उन्हें आलिम कहा जाता था, और साहित्य के विशेषज्ञों को काबिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल काल में साहित्य के विशेषज्ञों को क्या उपाधि दी जाती थी? तो काबिल की उपाधि दी जाती थी, और लखनऊ में ये मदरसा स्थित था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा तब आपसे ऐसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो हम हर तरह के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, डीप से डीप प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। जो प्रश्न मान लीजिए सरल है, आपको प्रश्न सरल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए, और उसी एक्स्ट्रा जानकारी को आपको एरो बना करके प्रश्न के आगे ही लिख लेना है। प्रश्न नंबर 7, चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कीर्तिपाल, ऑप्शन बी है अजयपाल, ऑप्शन सी है सूरज सेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वीर सिंह जूदेव। चलिए आंसर देखते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। सही आंसर इसका ए यानी कि कीर्ति सिंह ने यहाँ पर चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। तो चंदेरी और किस लिए फेमस है? तो आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आने वाला चंदेरी अपने किलों के साथ साथ साड़ियों के लिए भी फेमस है। साड़ियों के लिए भी फेमस है चंदेरी। अब देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। तो आपको टाइम भी याद रखना है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे ये जो किला है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर के अंदर ही चंदेरी आता है, साड़ियों के लिए भी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है पचमढ़ी, ऑप्शन सी है मांडू या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओरछा। तो दिल्ली दरवाजा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आइए देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न आपको हम बता देते हैं जो और इस प्रश्न से बन सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। यह मांडू का मुख्य दरवाजा माना जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने इसी दरवाजे से मांडू में प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये किदवंती है कि अकबर ने जो है इसी दरवाजे से मांडू में प्रवेश किया था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि परित्यक्त सिटी, द अबेंडन सिटी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के मांडू जिले को परित्यक्त सिटी या फिर द अबेंडन सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने घर पर भी कर लगाया था, यानी एक तरह से हाउस टैक्स लगा दिया था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर सुल्तान था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने यहाँ पर हाउस टैक्स लगाया था? उस समय का हाउस टैक्स किसने लगाया था? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय पर जो है घड़ी कर अथवा फिर ग्रह कर यहाँ पर लगाया था और इसने एक और कर भी लगाया था, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नवीन कर, पहला था घड़ी कर जिसे घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा दूसरा था चराई कर जिसे दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, तो चराई से आप याद रख सकते हैं जैसे जो दुधारू पशु होते हैं वो मतलब चरते हैं, घास को चरते हैं, तो चराई कर लगा दिया था और घराई कर भी यानी घरों पर भी कर लगा दिया था, हाउस टैक्स भी लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। उसने क्या किया? सैनिकों के वेतन में कमी कर दी। अब देखिए, जिससे सैनिक नाराज ना हो तो इससे क्या किया उसने? सैनिकों के वेतन में तो कमी की, लेकिन जो वस्तुओं के मूल्य हुआ करते थे उनको भी निर्धारित कर दिया। अब जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, इतनी महंगाई है, अगर महंगाई को नियंत्रण करना है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे अगर आज के समय आपको 100 रुपये यहाँ पर दिया जाए, एक महीने का जो है आपकी सैलरी 100 रुपये हो, ठीक है, आप काम नहीं चला सकते, लेकिन अगर यहीं पर जो वस्तुएं आपको दी जा रही हैं, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को 1 रुपये लीटर कर दिया जाए, जो आपका पार्ले जी का बिस्कुट है उसको 20 पैसे में दिया जाए, तो आप बड़े आसानी से 100 रुपये में पूरा महीना चला सकते हैं। ठीक है, तो यही काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। उसने क्या किया? सैनिकों के वेतन को कम कर दिया, लेकिन जो वस्तुएं हुआ करती थी उन वस्तुओं के मूल्यों को भी बहुत कम कर दिया, तो सैनिक भी आराम से अपना खर्चा चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी और यही प्रश्न सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको बाकायदा हर एक प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। हम आपके लिए राज्य व्यवस्था भी लेकर के आ रहे हैं। यूनिट 9 हमने कंप्लीट करवा दी प्रैक्टिस सेट, आप यूनिट 9 भी देख सकते हैं। यूनिट 8 भी हमने लगभग आपकी यूनिट 8 सुबह चलती है 7:30 बजे, हम करंट अफेयर लेकर के आते हैं 360 डिग्री, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, हर एक करंट अफेयर की डिटेल में जानकारी देते हैं। तो वहाँ पर आपका स्पोर्ट करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और समसामयिक घटना संग्रह यानी पूरा का पूरा यूनिट 8 जो है वो सुबह 7:30 बजे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो किताबुल रहला पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी फायान या फिर ऑप्शन नंबर डी है बर्नी। यहाँ तो आप इस प्रश्न का आंसर लगा लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि यहाँ पर आपका कन्फ्यूज होना लाजमी है, आप कन्फ्यूज हो ही जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि किसकी पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। सही आंसर है बी, यानी कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, दिल्ली का काजी किसने बनाया था इसको? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। बाद में उसे अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। ठीक है, और जो किताबुल रहला है वो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है। अब जो भी यात्री आया करता था पूरे भारत में घूमता था। ठीक है, तो पूरे भारत में घूमने की वजह से उसने एक किताब लिख ली और उसका नाम रखा किताब उल रहला। ठीक है, तो याद रखिए किताब उल रहला इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न के आपको आंसर भी दिए गए, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन भी आपको उसी प्रश्न के नीचे मिला। ठीक है, तो यही हमारी टेक्निक है कि आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े। हम चाहते तो टिक मार करके आगे बढ़ जाते और एक बार आपसे बोल देते। अब आपको बार बार अगर आपको PDF से रिवाइज करना है तो फिर आप क्या करेंगे? PDF में तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए हमने इसके प्रश्न के नीचे आंसर भी लिखा और उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा, जिससे जब आप PDF डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल से तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, जब आपका एग्जाम आ जाएगा तब आपको जब क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप PDF से रिवीजन कीजिए, एक बार वीडियो देखिए, एक बार PDF से रिवीजन कीजिए। आपका
पूरा जो यूनिट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और यूनिट 8 आपको अभी से ही कवर करके चलना है, जो कि सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। उसमें एमपी करंट अफेयर, स्पोर्ट करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर को हर एक आयाम से डीपली जानकारी दी जाती है। आज सुबह भी अपलोड हुई है, जा करके जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं हर एक यूनिट से। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।